तो दोस्तों इस पहला बाउंड नाम की एक किड्स स्पेशल मूवी हमें देखने को मिल रही है, जो कि एनिमेटेड मूवी रहने वाली है और नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और भी सारी जानकारी आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। स्पेलबाउंड एक आगामी अमेरिकी एनिमेटेड संगीत में साहसिक फंतासी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन विक्की जेनसन ने किया है और पटकथा जूलिया मिरांडा ने लिखी है और लेखन टीम लॉरेन हाइनेक और एलिजाबेथ मार्टिन की है। इसमें एलन मेंकेन द्वारा संगीतबद्ध किया गया है, जिन्होंने लंबे समय के सहयोगी और गीतकार ग्लेन स्लेटर के साथ गीत भी लिखे हैं। एक स्काईडांस एनिमेशन द्वारा निर्मित इस फिल्म में राहेल जेगलर, जॉन लिथगो, जेनिफर लुइस, टाइटस बर्गेस, नाथन लेन, जेवियर बारडेम और निकोल किडमैन की आवाजें हैं। लुम्ब्रिया नामक जादू की दुनिया में स्थापित कहानी राजकुमारी एलियन जेगलर का अनुसरण करती है, जिसे उस जादू को तोड़ना होगा जिसने उसके माता-पिता को राक्षसों में बदल दिया है और उसके राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। जुलाई 2017 में स्काईडांस एनिमेशन के मार्च 2017 में बनने के तुरंत बाद पैरामाउंट पिक्चर्स ने 2019 के लिए वितरण शेड्यूल करने के साथ इस परियोजना का आरंभिक शीर्षक स्प्लिट था, जिसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद फिल्म में कई बदलाव हुए, जैसे कि रिलीज की तारीखें बाद में जेनसन को निर्देशक के रूप में घोषित किया गया और फिल्म का शीर्षक बदलकर द अनब्रेकेबल स्पेल कर दिया गया। 3 अंततः अपने वर्तमान शीर्षक पर पहुंचने से पहले अक्टूबर 2023 में नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकार लेने से पहले दिसंबर 2020 में फिल्म को एप्पल टीवी प्लस द्वारा अधिग्रहित किया गया था। अप्रैल 2022 में जेगलर की कास्टिंग के बाद जून 2022 में अधिकांश मुख्य वॉयस कास्ट ने हस्ताक्षर किए। कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पादन दूरस्थ रूप से किया गया था। स्पेलबाउंड 22 नवंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। आधार कहानी लुम्ब्रिया में सेट है, जो जादू की दुनिया है, जहां एलियन नाम की एक युवा लड़की को एक जादू तोड़ना होगा जिसने उसके राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया है और उसके माता-पिता को राक्षसों में बदल दिया है। 4 आवाज कास्ट: राहेल जेगलर एलियन, लुम्ब्रिया राज्य की राजकुमारी; निकोल किडमैन क्वीन एल्समेयर, एलियन की माँ; जेवियर बारडेम राजा सोलन, एलियन के पिता; जॉन लिथगो मंत्री बोलिनर के रूप में; जेनिफर लुइस मंत्री नाजारा प्रोन के रूप में; टाइटस बर्गेस लूडो द ऑरेकल ऑफ द मून के रूप में; नाथन लेन सनी द ऑरेकल ऑफ द सन; जॉर्डन फिशर कैलन के रूप में। उत्पादन विकास: मार्च 2017 में स्काईडांस मीडिया ने मैड्रिड स्थित एनिमेशन स्टूडियो इलियन एनिमेशन स्टूडियो के साथ एक बहुवर्षीय साझेदारी की, जिसमें स्काईडांस एनिमेशन नामक एक एनिमेशन डिवीजन बनाया गया। 6 जुलाई में इसने स्प्लिट की घोषणा की और स्काईडांस मीडिया के सीईओ डेविड एलिसन ने खुलासा किया कि लिंडा वुलवर्टन फिल्म लिख रही थीं। 7-8 इसे स्काईडांस मीडिया के साथ उनके सौदे के हिस्से के रूप में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित किया जाएगा और इसे 2019 में किसी समय रिलीज की तारीख दी गई थी। स्काईडांस एनिमेशन के सीसीओ के रूप में जॉन लेसेटर की नियुक्ति के बाद पैरामाउंट एनिमेशन के तत्कालीन प्रमुख मिरेल सोरिया ने घोषणा की कि पैरामाउंट एनिमेशन स्काईडांस के साथ अपने अनौपचारिक काम को समाप्त कर देगा। 9 अप्रैल 2020 में संगीतकार एलन मेंकन ने घोषणा की कि वह लेसेटर के साथ इस परियोजना पर काम कर रहे थे। 10 जिसे स्पेलबाउंड बनने से पहले द अनब्रेकेबल स्पेल का नाम दिया गया था। एक फिल्म का निर्देशन विक्की जेनसन द्वारा किया जाएगा, जिसकी पटकथा वुलवर्टन और लॉरेन हाइनेक और एलिजाबेथ मार्टिन की लेखन टीम द्वारा लिखी जाएगी, जिसमें मेंकन और लंबे समय के सहयोगी ग्लेन स्लेटर के गाने होंगे। 4 जुलाई 2020 में यह घोषणा की गई थी कि स्पेलबाउंड अभी भी पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा पैरामाउंट एनिमेशन के बिना रिलीज किया जाएगा। 11
जब तक कि एप्पल टीवी प्लस ने दिसंबर 2020 में स्काईरांस एनिमेशन के साथ एक बड़े समझौते के हिस्से के रूप में वितरण अधिकार हासिल नहीं कर लिए। 12 हालांकि अक्टूबर 2023 में स्काईरांस एनिमेशन ने एप्पल के साथ अपना सौदा समाप्त कर दिया और बाद में नेटफ्लिक्स के साथ एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो स्टूडियो की भविष्य की फिल्मों के वितरण का काम संभालेगा, जिसमें स्पेलबाउंड भी शामिल है। 13 फरवरी 2024 में जूलिया मिरांडा के लेखन स्टाफ में शामिल होने का खुलासा हुआ। जून 2024 में वुल्वर्टन को फिल्म का निर्माता होने की पुष्टि की गई। 14 रलाई अप्रैल 2022 में राहेल जेगलर को मुख्य किरदार के रूप में लिया गया। 15 जून में निकोल किडमैन, जेवियर बारडेम, जॉन लिथगो, नाथन लेन, जेनिफर लुइस, आंद्रे डी शील्ड्स और जॉर्डन फिशर को कलाकारों में जोड़ा गया। 16 जून 2023 में टाइटस बर्गेस डी शील्ड्स की जगह कलाकारों में शामिल हुए। 17 18 एनिमेशन स्काईरांस एनिमेशन मैड्रिड द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका कुछ हिस्सा कोविड-19 महामारी के दौरान दूरस्थ रूप से किया गया था। 19 विपणन मार्च 2022 में यह बताया गया कि स्काईरांस एनिमेशन ने फिल्म पर आधारित खिलौने बनाने के लिए स्पिन मास्टर एंटरटेनमेंट के साथ एक बहुवर्षीय सौदा किया। 20 मुक्त करना मार्च 2017 में यह बताया गया कि मूल रिलीज 2019 में होने वाली थी। 20 जुलाई 2020 को पैरामाउंट पिक्चर्स ने फिल्म को 11 नवंबर 2022 के लिए डेट किया। 16 दिसंबर 2020 को एप्पल टीवी प्लस ने फिल्म के वितरण अधिकारों को अपने कब्जे में लेने के लिए बातचीत शुरू की। इसकी 11 नवंबर की तारीख को बरकरार रखा। हालांकि फिल्म अज्ञात कारणों से अपनी रिलीज की तारीख से चूक गई। 21-22 जून में 2023 एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में जेनसन और स्टोरी हेड ब्रायन पिमेंटल द्वारा फिल्म की कार्यप्रगति प्रस्तुति दिखाई गई। 23 इसके तुरंत बाद फिल्म को 2024 में रिलीज करने की घोषणा की गई। 17-18 उस अक्टूबर में नेटफ्लिक्स ने स्काईरांस एनिमेशन के साथ एक नए बहुवर्षीय सौदे के हिस्से के रूप में 2024 की रिलीज को बरकरार रखते हुए एप्पल से फिल्म के वितरण अधिकारों को अपने कब्जे में ले लिया। 13 जून 2024 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि फिल्म का प्रीमियर 22 नवंबर 2024 को होना है। लाइव एक्शन कार्य उन्होंने एक लाइव एक्शन शॉर्ट फैमिली ट्री का निर्देशन किया, जिसका प्रीमियर सनडांस में हुआ। सनडांस, SXSW, एस्पेन और मालिबू सहित अनगिनत समारोहों में दिखाया गया और कई समारोह पुरस्कार जीते। 2009 में उन्होंने एलेक्सिस ब्लेडेल अभिनीत कॉमेडी पोस्ट ग्रेड के लिए अपना पहला लाइव एक्शन फीचर निर्देशन कार्य पूरा किया। एक फिल्म को आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। इसके अलावा 2009 में जेनसन ने ओल्ड नेवी के लिए साल भर चलने वाले मॉडल क्विंस विज्ञापन अभियान के सभी स्पॉट का निर्देशन किया, जिसमें सुपर मॉलक्विंस क्रिसमस विज्ञापन भी शामिल थे। 13 अभियान के लिए उन्हें बेनामी कंटेंट एजेंसी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। 14 2015 में जेनसन ने डोनाल्ड मार्गुलिस के नाटक टाइम स्टैंड्स स्टिल का स्टेज प्रोडक्शन निर्देशित किया। 15 लॉस एंजल्स टाइम्स ने जेनसन के स्टेज निर्देशन की शुरुआत के बारे में लिखा। विकी जेनसन द्वारा मंचन सफलतापूर्वक स्क्रिप्ट की व्यापक रूपरेखा को पकड़ता है। 16 और ब्रॉडवे वर्ल्ड ने प्रोडक्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि विकी जेनसन ने अपने समान रूप से कुशल 4 सदस्यीय कलाकारों को आसानी से निर्देशित किया। 17 फिल्मोग्राफी विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र वर्ष शीर्षक निदेशक कला निर्देशक लेआउट डिजाइन कहानी कलाकार प्रोडक्शन डिजाइनर अन्य नोट्स 1985 तलवार का रेहे से नहीं 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 हाँ नहीं नहीं 1987 रॉक ओडिसी नहीं 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 हाँ पृष्ठभूमि कलाकार स्लैम डांस नहीं 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 हाँ नहीं नहीं पिनोचियो और रात का सम्राट नहीं 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 हाँ नहीं नहीं
1988 वह बच्चा पैदा करने वाली है, नहीं 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 हाँ नहीं नहीं। पाउंड पपीज और बड़े पंजे की किंवदंती, नहीं 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 हाँ डिजाइन। 1990 खेल का कमरा, नहीं 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 हाँ नहीं। 1992 फ्रनगली अंतिम वर्षावन, नहीं हा 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 नहीं हा लेआउट। 2000 एल डोराडो का रास्ता, नहीं 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 हा अतिरिक्त नहीं। कुक्कुटशाव की दुकान, नहीं 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 हा अतिरिक्त कहानी। 2001 श्रेक, हा नहीं 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 नहीं। 2003 सिनबाद 7 समुद्रों की किंवदंती, नहीं 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 अतिरिक्त नहीं नहीं। 2004 शार्क की कहानी, हा नहीं 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 नहीं। 2005 सेरेब्रल प्रिंट गुप्त फाइलें, नहीं 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 हाँ अभिनेत्री। 2008 मेडागास्कर एस्केप 2 अफ्रीका, नहीं 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 हाँ विकास। 2009 पोस्ट ग्रेजुएट, हा नहीं 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 नहीं। 2024 मंत्रमुग्ध, हा नहीं 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 नहीं। विक्टोरिया जेनसन जन्म 4 मार्च 1960, लाइव एक्शन और एनिमेटेड दोनों फिल्मों की एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक है। एक उन्होंने ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के लिए प्रोजेक्ट्स का निर्देशन किया है, जिसमें श्रेक भी शामिल है, जो सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म थी। 2, 3, 4 जिसने हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक को जन्म दिया। 5 आजीविका, जीवनी और प्रारंभिक कार्य। जेनसन ने 13 साल की उम्र में सेल्स पेंटिंग शुरू कर दी थी। 6 उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में कला विश्वविद्यालय अकादमी और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज में भाग लिया। 7 और हन्ना बारबरा स्टूडियो में द फ्लिंटस्टोन्स और द स्मर्फ्स पर पृष्ठभूमि पेंट करना सीखा, जहां उन्होंने गर्मियों में गिरने वाले सेमेस्टर को कवर करने के लिए काम किया। एक बाद में वह वार्नर ब्रदर्स, मार्वल और डिज्नी टेलीविजन के लिए एक स्टोरीबोर्ड कलाकार बन गई और विभिन्न रूप से एक प्रोडक्शन डिजाइनर, कला निर्देशक और सहनिर्माता के रूप में काम किया। 2 1980 के दशक की शुरुआत में जेनसन ने फिल्मेशन के लिए ही-मैन और मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स कार्टून श्रृंखला पर स्टोरीबोर्ड पृष्ठभूमि पर काम किया। वह 1980 के दशक में माइटी माउस के प्रभावशाली राल्फ बख्शी रीबूट माइटी माउस द न्यू एडवेंचर्स पर एक डिजाइन और रंग स्टाइलिस्ट भी थीं। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में निर्माता जॉन क्रिकफालुसी के लिए रेन एंड स्टिम्पी शो के साथ समान पद संभाला था। 2 माइटी माउस और रेन एंड स्टिम्पी दोनों के लिए जेनसन श्रृंखला की दृश्य शैली के विकास के लिए जिम्मेदार लोगों में से थीं। 2 और कंप्यूटर वॉरियर्स द एडवेंचर बिगिंस और प्लेरूम के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर। 2000 में जेनसन ने ड्रीमवर्क्स के लिए द रोड टू एल डोरेडो के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर और स्टोरी आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया। 2 निर्देशन कैरियर। ड्रीमवर्क्स के लिए द रोड टू एल डोरेडो 2000 पर काम करने के बाद स्टूडियो ने शुरुआत में जेनसन को श्रेक पर स्टोरी आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त किया, जिसके निर्देशक एंड्रयू एडमसन पहली बार निर्देशक और दिवंगत केली एस्बरी थे, जो 1997 में फिल्म का सहनिर्देशन करने के लिए शामिल हुए थे। हालांकि एस्बरी ने 2002 की फिल्म स्पिरिट स्टैलियन ऑफ द सिमरॉन पर काम करने के लिए 1 साल बाद छोड़ दिया और जेनसन को निर्माता जेफरी कैटजेनबर्ग ने फिल्म का नया निर्देशक चुना। 5-6 जेनसन ने श्रेक में लाए जाने और अंतः निर्देशन के लिए चुने जाने के अपने अनुभव को इस प्रकार याद किया। लंबे समय तक फिल्म को नहीं पता था कि वह क्या बनना चाहती थी। एक समस्या अपरिहार्य थी। क्रिस फार्ले की मृत्यु हो गई थी और कहानी उसके इर्दगिर्द ही केंद्रित थी, इसलिए जब वह चला गया तो कहानी भी उसके साथ ही चली गई। जब वे इसके लिए सही लहजा खोजने की कोशिश कर रहे थे, तब यह एक उथल-पुथल से गुजरी। मुझे लगता है कि वे इस परियोजना को बंद करने के बहुत करीब थे, जब हम में से कुछ लोग कहानी में शामिल हुए और एक ऐसा लहजा खोजने की कोशिश की जिसके साथ हम काम कर सके। जब केली एस्बरी स्पिरिट स्टैलियन ऑफ द सिमरॉन में चली गई, तो मैं रैंडी कार्टराइट के साथ कहानी का प्रमुख बन गया। एंड्रयू एडमसन के साथ, जो निर्देशक के रूप में बने रहे,
हमने जो कुछ बचा था उससे छोटे छोटे टुकड़े एक साथ खींचने शुरू किए और रास्ते के आधे हिस्से में जेफरी ने फैसला किया कि मुझे निर्देशन करना चाहिए। कुछ महीने बाद हमने उत्पादन शुरू कर दिया। 5 जेनसन ने निर्देशन की प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार किया जिसमें हमने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि किशोरों को कैसे हंसाया जा। आपको खुद को सर्वश्रेष्ठ निर्णायक के रूप में उपयोग करना होगा और अपनी स्वयं की प्रवृत्ति का उपयोग करना होगा। हमने सोचा कि अगर हम इस पर हंसे तो संभावना है कि कोई और भी हंसेगा। 6 एडमसन के अनुसार सहनिर्देशकों ने आपसी सहमति से काम को आधे में विभाजित करने का फैसला किया ताकि चालक दल कम से कम यह जान सके कि फिल्म के दृश्यों के बारे में विशिष्ट प्रश्नों के लिए किससे संपर्क करना है। हम दोनों ने ही बहुत कुछ किया। हम दोनों ही थोड़े नियंत्रण संकी है और हम दोनों ही सब कुछ करना चाहते थे। 9 श्रेक की सफलता के बाद जेनसन ने बिबो बर्जरॉन और रॉब लेटरमैन के साथ शार्क टेल का सहनिर्देशन किया। 10 जुलाई 2017 में यह बताया गया कि जेनसन एक शीर्षकहीन एनिमेटेड फंतासी फिल्म का निर्देशन कर रहे थे। फिल्म एक किशोरी की कहानी बताती है जो अपने परिवार की रक्षा के लिए जादुई शक्तियों का उपयोग करके वयस्क होती है जब प्रकाश और अंधेरे की विरोधी ताकतें उसके राज्य को विभाजित करने की धमकी देती है। शीर्षकहीन परियोजना को अब स्पेलबाउंड शीर्षक दिया जा रहा है। डिज्नी में प्रथम वर्ष 1979 में स्नातक होने के बाद लेसेटर को तुरंत वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस में एक एनिमेटर के रूप में नौकरी मिल गई जो कि उनके छात्र प्रोजेक्ट लेडी एंड द लैम्प के साथ उनकी सफलता के कारण था। 27 स्टूडियो ने प्रतिभा की तलाश में 1970 के दशक के अंत में लगभग 10,000 पोर्टफोलियो की समीक्षा की थी, फिर केवल 150 उम्मीदवारों को प्रशिक्षु के रूप में चुना जिनमें से केवल 45 को स्थायी रूप से रखा गया था। 27 1979 की शरद ऋतु में डिज्नी एनिमेटर मेल शॉ ने लॉस एंजल्स टाइम्स को बताया कि जॉन को चरित्र और आंदोलन के लिए एक सहज ज्ञान है और हमारे स्टूडियो में यहां खिलने के सभी संकेत दिखाता है। समय के साथ वह एक बढ़िया योगदान देगा। 27 उसी समय लेसेटर ने म्यूजिकाना कभी रिलीज नहीं हुआ लेकिन अंतः फैंटासिया 2000 1999 के विकास का नेतृत्व किया। 28 हालांकि 101 डाल्मेशियन 1961 के बाद जो लेसेटर की राय में वह फिल्म थी जहां डिज्नी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, उन्होंने महसूस किया कि स्टूडियो ने गति खो दी थी और अक्सर खुद को दोहरा रहा था। 29-30 1980 और 1981 के बीच वह संयोग से तत्कालीन नए कंप्यूटर ग्राफिक्स सम्मेलनों में से एक के कुछ वीडियो टेपों पर आए जिन्होंने कंप्यूटर एनिमेशन की कुछ शुरुआत दिखाई, मुख्य रूप से फ्लोटिंग गोले और ऐसे जिन्हें उन्होंने एक रहस्योद्घाटन के रूप में अनुभव किया। 17 लेकिन यह कुछ ही समय बाद नहीं था जब उन्हें अपने दोस्तों जेरी रीस और बिल क्रॉयर द्वारा आमंत्रित किया गया था जब वह मिकी क्रिसमस कैरल 1983 पर काम कर रहे थे। ट्रॉन 1982 नामक एक आगामी फिल्म के लिए पहला प्रकाश चक्र अनुक्रम देखने के लिए उस समय तक स्टूडियो ने अपने एनिमेशन में गहराई जोड़ने के लिए मल्टीप्लेन कैमरा का इस्तेमाल किया था। लेसेटर ने महसूस किया कि कंप्यूटर का इस्तेमाल 3 आयामी पृष्ठभूमि वाली फिल्में बनाने के लिए किया जा सकता है जहां पारंपरिक रूप से एनिमेटेड किरदार आपस में बातचीत करके एक नया स्तर का दृश्यात्मक आश्चर्यजनक गहराई जोड़ सकते हैं जो पहले संभव नहीं था। उन्हें पता था कि एनिमेशन में आयाम जोड़ना एनिमेटरों का लंबे समय से सपना रहा है जो वॉल्ट डिज्नी से शुरू होता है। 17 बाद में उन्होंने और ग्लेन कीन ने इस बारे में बात की कि एक एनिमेटेड फीचर बनाना कितना अच्छा होगा जहां पृष्ठभूमि कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई हो, और फिर कीन को थॉमस डिस्क की पुस्तक द ब्रेव लिटिल टोस्टर दिखाई जो उन्हें लगा कि फिल्म के लिए एक अच्छी उम्मीदवार होगी। कीन सहमत हो गए, लेकिन पहले उन्होंने यह देखने के लिए एक छोटी परीक्षण फिल्म करने का फैसला किया कि यह कैसे काम करता है और वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर को चुना। यह निर्णय इस तथ्य पर आधारित था कि डिज्नी ने मॉरिस सेंडक के कार्यों के आधार पर एक फीचर का निर्माण करने पर विचार किया था।
परिणाम से संतुष्ट होकर लेसेटर, कीन और कार्यकारी थॉमस एल विल्हाइट इस परियोजना पर आगे बढ़े, विशेष रूप से लेसेटर जिन्होंने खुद को इसके लिए समर्पित कर दिया, जबकि कीन अंततः द ग्रेट माउस डिटेक्टिव 1986 के साथ काम करने लगे। 31 लेसेटर और उनके सहकर्मियों ने अनजाने में अपने कुछ प्रत्यक्ष वरिष्ठों के पैरों पर पैर रख दिया, क्योंकि वे वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर परियोजना को गति देने के लिए अपने उत्साह में उन्हें दरकिनार कर रहे थे। पारंपरिक और कंप्यूटर एनिमेशन के मिश्रण के लिए कथित लागत लाभ की कमी के कारण लेसेटर के दो पर्यवेक्षकों, एनिमेशन प्रशासक एड हेंसेन और डिज्नी स्टूडियो के प्रमुख रॉन डब्ल्यू मिलर के समक्ष पेश किए जाने के दौरान परियोजना को रद्द कर दिया गया था। 32 बैठक के कुछ मिनट बाद लेसेटर को हेंसेन ने अपने कार्यालय में बुलाया। जैसा कि लेसेटर ने याद किया, हेंसेन ने उनसे कहा, ठीक है जॉन, आपकी परियोजना अब पूरी हो गई है, इसलिए डिज्नी स्टूडियो के साथ आपकी नौकरी अब समाप्त हो गई है। 33-40 विल्हाइट, जो डिज्नी के लाइव एक्शन समूह का हिस्सा थे और इसलिए एनिमेशन स्टूडियो के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं था, जनवरी 1984 में वाइल्ड थिंग्स परीक्षण परियोजना पूरी होने तक लेसेटर को अस्थायी रूप से अपने पास रखने की व्यवस्था करने में सक्षम थे, लेकिन इस समझ के साथ कि डिज्नी एनिमेशन में लेसेटर के लिए आगे कोई काम नहीं होगा। 33-40-34 द ब्रेव लिटिल टोस्टर बाद में एक 2D एनिमेटेड फीचर फिल्म बन गई, जिसका निर्देशन लेसेटर के दोस्तों में से एक, जेरी रीस ने किया और विल्हाइट द्वारा सहनिर्मित किया गया, जो तब तक हाइप्रियन पिक्चर्स शुरू करने के लिए छोड़ चुके थे, और पिक्सर के कुछ कर्मचारी लेसेटर के साथ फिल्म में शामिल होंगे। जॉन एलन लेसेटर बटा एलेस्टीआर बटा लैस टीआर, जन्म 12 जनवरी 1957, 5 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और एनिमेटर है। उन्होंने 2019 से स्काईरांस एनिमेशन में एनिमेशन के प्रमुख के रूप में काम किया है। 6 इससे पहले उन्होंने पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो, वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो और डिज्नीटून स्टूडियो के मुख्य रचनात्मक अधिकारी के रूप में काम किया, साथ ही वॉल्ट डिज्नी इमेजिनियरिंग के लिए प्रमुख रचनात्मक सलाहकार भी रहे। 7 लेसेटर ने अपने करियर की शुरुआत द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ एक एनिमेटर के रूप में की थी। कंप्यूटर एनिमेशन को बढ़ावा देने के लिए डिज्नी से निकाल दिए जाने के बाद वह लुकासफिल्म में शामिल हो गए, जहां उन्होंने सीजीआई एनिमेशन के तत्कालीन ग्राउंड ब्रेकिंग उपयोग पर काम किया। लुकासफिल्म के कंप्यूटर डिवीजन का ग्राफिक्स समूह स्टीव जॉब्स को बेच दिया गया और 1986 में पिक्सर बन गया। लेसेटर ने पिक्सर की सभी फिल्मों और संबंधित परियोजनाओं की देखरेख की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से टॉय स्टोरी 1995, ए बग्स लाइफ 1998, टॉय स्टोरी 2 1999, कार्स 2006 और कार्स 2 2011 का निर्देशन किया और 2018 तक अन्य सभी पिक्सर फिल्मों का कार्यकारी निर्माण किया। उनके कामों ने $19 बिलियन से अधिक की कमाई की है, जिससे वे अब तक के सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल फिल्म निर्माताओं में से एक बन गए हैं। $1 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली 10 एनिमेटेड फिल्मों में से 5 का निर्माण लेसेटर ने किया था। टॉय स्टोरी 3 2010 $1 बिलियन को पार करने वाली पहली एनिमेटेड फिल्म, और फ्रोजन 2013 अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म, साथ ही जूटोपिया 2016, फाइंडिंग डोरी 2016 और इनक्रेडिबल्स 2 2018। फ्रोजन ने 2019 तक अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म का खिताब भी अपने नाम किया और अपने थिएट्रिकल रन के अंत में यह अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उन्होंने 2 अकादमी पुरस्कार जीते हैं, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म टिन टॉय के लिए। नवंबर 2017 में लेसेटर ने कर्मचारियों के साथ अपने व्यवहार में गलत कदम को स्वीकार करने के बाद पिक्सर और डिज्नी एनिमेशन से 6 महीने का अवकाश लिया। 9 विभिन्न समाचार आउटलेट्स के अनुसार लेसेटर का कर्मचारियों के प्रति कथित यौन दुराचार का इतिहास रहा है। 10-11 जून 2018 में
डिज्नी ने घोषणा की कि वह वर्ष के अंत में कंपनी छोड़ देंगे जब उनका अनुबंध समाप्त हो जाएगा। उन्होंने तब तक एक सलाहकार की भूमिका निभाई। 12-13 डिज्नी और पिक्सर से अपने प्रस्थान के बाद लैसेटर को बाद में स्काईरांस के संस्थापक और सीईओ डेविड एलिसन ने एनिमेशन डिवीजन स्काईरांस एनिमेशन को चलाने के लिए काम पर रखा। एक प्रारंभिक जीवन। जॉन एलन लैसेटर का जन्म 12 जनवरी 1957 को हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में हुआ था। 5 उनकी मां ज्वेल में नी रिस्ले 1918 से 2005 बेल गार्डन हाई स्कूल में एक कला शिक्षिका थीं और उनके पिता पॉल यूअल लैसेटर 1924 से 2011 शेवरले डीलरशिप में पार्ट्स मैनेजर थे। 14, 15, 16 लैसेटर एक भ्रातृ जुड़वा है। उसकी बहन जोहाना लैसेटर कर्टिस, जो लेक ताहो क्षेत्र में एक बेकर बन गई, 6 मिनट बड़ी है। 17, 18 लैसेटर कैलिफोर्निया के व्हिटियर में पले बड़े। उनकी मां के पेशे ने एनिमेशन में उनकी बढ़ती रुचि में योगदान दिया। वह अक्सर चर्च ऑफ क्राइस्ट स्पष्टीकरण की आवश्यकता चर्च में सेवाओं के दौरान कार्टून बनाते थे, जहां उनका परिवार नियमित रूप से जाता था। एक बच्चे के रूप में लैसेटर टेलीविजन पर चक जोन्स के कार्टून देखने के लिए स्कूल से घर की ओर दौड़ते थे। हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने बॉब थॉमस की द आर्ट ऑफ एनिमेशन पढ़ी। पुस्तक में डिज्नी एनिमेशन के इतिहास को शामिल किया गया था और डिज्नी की 1959 की फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी के निर्माण की खोज की गई थी, जिससे लैसेटर को एहसास हुआ कि वह खुद एनिमेशन करना चाहते हैं। जब उन्होंने वार्डमैन थिएटर में डिज्नी की 1963 की फिल्म द स्वॉर्ड इन द स्टोन की स्क्रीनिंग देखी, तो उन्हें अपनी युवावस्था में ही पता चल गया था कि वह एक एनिमेटर बनना चाहते। लैसेटर ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स, जिसे अक्सर कैलार्ट्स के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, में एक नए चरित्र एनिमेशन कार्यक्रम के बारे में सुना और एक एनिमेटर बनने के अपने सपने का पालन करने का फैसला किया। उनकी मां ने उन्हें एनिमेशन में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और 1975 में व्हिटियर हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने डिज्नी एनिमेटर जैक हैना और टी ही द्वारा बनाए गए कैलार्ट्स कैरेक्टर एनिमेशन प्रोग्राम में दूसरे छात्र जेरी रीस पहले थे 21 के रूप में दाखिला लिया। लैसेटर को डिज्नी के 9 ओल्ड मेन टीम के 3 सदस्यों अनुभवी एनिमेटरों एरिक लार्सन, फ्रैंक थॉमस और ओली जॉनस्टन द्वारा पढ़ाया गया था और उनके सहपाठियों में ब्रैड बर्ड, जॉन मस्कर, हेनरी सेलिक, टिम बर्टन और क्रिस बक जैसे भविष्य के एनिमेटर और निर्देशक शामिल थे। 22, 23, 24 वहां अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2 एनिमेटेड शॉर्ट्स का निर्माण किया, लेडी एंड द लैम्प 1979 और नाइटमेयर 1980, जिनमें से प्रत्येक ने एनिमेशन के लिए छात्र अकादमी पुरस्कार जीता। 25 कैलार्ट्स में रहते हुए लैसेटर ने सबसे पहले गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एनाहिम में डिज्नीलैंड में वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए काम करना शुरू किया और जंगल क्रूज कप्तान के रूप में नौकरी की, जहां उन्होंने सवारी पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए कॉमेडी और कॉमिक टाइमिंग की मूल बातें सीखी। डिज्नी पर वापसी। 2009 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जॉर्ज लुकास के साथ लैसेटर। डिज्नी ने घोषणा की कि वह जनवरी 2006 में पिक्सर को खरीद लेगा और लैसेटर को पिक्सर और वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन दोनों का मुख्य रचनात्मक अधिकारी नामित किया गया, जिसमें से बाद वाले का नाम बदलकर उन्होंने वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो कर दिया। 23 लैसेटर को वॉल्ट डिज्नी इमेजिनियरिंग में प्रमुख रचनात्मक सलाहकार भी नामित किया गया, जहां उन्होंने डिज्नी पार्कों के लिए आकर्षण डिजाइन करने में मदद की। उन्होंने कार्यकारी निर्माता के रूप में वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की सभी फिल्मों और संबंधित परियोजनाओं की देखरेख की। वह डिज्नी के स्टूडियो और थीम पार्क के अधिकारियों को दरकिनार करते हुए सीधे डिज्नी के चेयरमैन और सीईओ बॉब इगर को रिपोर्ट करते थे। उन्हें रॉय ई डिज्नी की सहमति से फिल्मों पर हरी झंडी भी मिली। दिसंबर 2006 में लैसेटर ने घोषणा की कि डिज्नी एनिमेशन एनिमेटेड शॉर्ट्स का निर्माण शुरू करेगा, 2D, CGI या दोनों का संयोजन, जिसे थिएटर में रिलीज किया जाएगा।
लेसेटर ने कहा कि वह इस माध्यम को कंपनी में नई प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने और खोजने के साथ-साथ नई तकनीकों और विचारों के लिए एक परीक्षण मैदान के रूप में देखते हैं। 43 जून 2007 में कैटमुल और लेसेटर को डिज्नी टून स्टूडियो का नियंत्रण दिया गया, जो कि ग्लेनडेल में एक अलग सुविधा में स्थित वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो का एक विभाग है। क्रमशः अध्यक्ष और मुख्य रचनात्मक अधिकारी के रूप में उन्होंने डिज्नी के लिए 3 अलग-अलग स्टूडियो की देखरेख की है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी उत्पादन पाइपलाइन है। पिक्सर, डिज्नी एनिमेशन और डिज्नी टून। जबकि डिज्नी एनिमेशन और डिज्नी टून लॉस एंजल्स क्षेत्र में स्थित है, पिक्सर बे एरिया में 350 मील 563 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है, जहां कैटमुल और लेसेटर दोनों रहते हैं। तदनुसार उन्होंने प्रत्येक स्टूडियो के लिए दिन प्रतिदिन के व्यावसायिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक महाप्रबंधक नियुक्त किया। फिर दक्षिणी कैलिफोर्निया में प्रति सप्ताह कम से कम 2 दिन, आमतौर पर मंगलवार और बुधवार, बिताने की दिनचर्या स्थापित की। 44 लेसेटर जापानी एनिमेटर हायाओ मियाजाकी के करीबी दोस्त और प्रशंसक है, जिनसे उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब टीएमएस एंटरटेनमेंट ने 1981 में डिज्नी स्टूडियो में एनिमेटरों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था और मियाजाकी की पहली फीचर फिल्म द कैसल ऑफ कैग्लियोस्त्रो 1979 से एक क्लिप दिखाई थी। 45 लेसेटर इतने प्रभावित हुए कि 1985 में उन्होंने उस क्लिप और मियाजाकी के काम के अन्य उदाहरणों को रात के खाने के बाद एक महिला को दिखाने पर जोर दिया, जिससे उनकी अभी-अभी मुलाकात हुई थी, जो उनकी पत्नी बनी। 45 उन्होंने 1987 में जापान की अपनी पहली यात्रा के दौरान मियाजाकी का दौरा किया और माय नेबर टोटरो 1988 के चित्र देखे। 45 पिक्सर में लेसेटर एक सफल निर्देशक और निर्माता बन। 45 इसके अलावा माय नेबर टोटोरो से वन आत्मा टोटोरो टॉय स्टोरी 3 2010 में एक आलीशान खिलौने के रूप में दिखाई देती है। लेसेटर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य है और 2005 से 2014 तक इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लगातार 9 साल तक सेवा की, जब उन्हें कार्यकाल सीमा के कारण अपनी सीट छोड़नी पड़ी। 46 बोर्ड में उनका अंतिम पद प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में था। 46 लेसेटर को 2011 में हॉलीवुड में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला, जो 6834 हॉलीवुड बुलेवार्ड पर स्थित है। 47 यौन दुराचार के आरोप और डिज्नी और पिक्सर से बाहर निकलना। यह भी देखे वेनस्टीन प्रभाव। नवंबर 2017 में लेसेटर ने कार्यस्थल पर यौन दुराचार के आरोपों को स्वीकार करने के बाद 6 महीने की छुट्टी ले ली, जिसे उन्होंने कर्मचारियों को दिए ज्ञापन में कर्मचारियों के साथ गलत कदम के रूप में वर्णित किया। 9 कई वर्षों में कई कर्मचारियों के प्रति कथित यौन दुराचार में पकड़ना, चूमना और शारीरिक विशेषताओं के बारे में टिप्पणी करना शामिल था। 10-11 कथित यौन दुराचार इतना प्रसिद्ध हो गया कि वैरायटी के अनुसार कई बार पिक्सर के पास ऐसे लोग थे जिन्हें उनके आवेगों पर लगाम लगाने का काम सौंपा गया था। 48 जून 2018 में डिज्नी ने घोषणा की कि लेसेटर वर्ष के अंत में कंपनी छोड़ रहे हैं, तब तक एक परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे। 13 स्काईडांस एनिमेशन। 9 जनवरी 2019 को लेसेटर को स्काईडांस एनिमेशन का नेतृत्व करने के लिए काम पर रखा गया, जो कि 2017 में गठित स्काईडांस मीडिया का एक नया एनिमेशन डिवीजन है। 49 एक बयान में लेसेटर ने कहा, मैंने पिछले साल उद्योग से दूर गहन चिंतन में बिताया है, यह सीखते हुए कि कैसे मेरे कार्यों ने अनजाने में सहकर्मियों को असहज कर दिया, जिसका मुझे गहरा अफसोस है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। यह विनम्र रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि यह मुझे एक बेहतर नेता बनाएगा। उनकी भर्ती से पहले की गई एक जांच में पाया गया कि लेसेटर के खिलाफ यौन उत्पीड़न प्रस्ताव या उत्पीड़न का कोई पिछला दावा नहीं किया गया था। 50 और किसी भी पक्ष द्वारा समझौता करने के लिए डिज्नी या लेसेटर द्वारा गुप्त समझौतों का कोई निष्कर्ष नहीं था। 50 स्काईडांस में अपनी भूमिका में
लेसेटर स्काईडांस मीडिया के सीईओ डेविड एलिसन के साथ सभी फीचर फिल्मों पर निर्माता और सभी श्रृंखलाओं पर कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य करते हैं। 51 व्यक्तिगत जीवन। जॉन लेसेटर अपनी पत्नी नैन्सी लेसेटर के साथ कैलिफोर्निया के ग्लेनडेल में एलेक्स थिएटर में 2006 एनी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर। लेसेटर अपनी पत्नी नैन्सी, जो कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय से स्नातक है, के साथ कैलिफोर्निया के ग्लेन एलेन में रहते हैं, जिनसे उनकी मुलाकात 1985 में सैन फ्रांसिस्को में एक कंप्यूटर ग्राफिक्स सम्मेलन में हुई थी। 52 नैन्सी ने कंप्यूटर ग्राफिक्स अनुप्रयोगों में पढ़ाई की और पहले एप्पल कंप्यूटर में कंप्यूटर ग्राफिक्स इंजीनियर के रूप में काम किया। 53 उन्होंने 1988 में शादी की। 2 और नैन्सी के पिछले रिश्ते से एक बेटे के अलावा उनके 4 बेटे हैं। 53 54 जिनका जन्म 1979 या 1980 और 1997 के बीच हुआ था। 3 लेसेटर कैलिफोर्निया के ग्लेन एलेन में लेसेटर फैमिली वाइनरी के मालिक है। 55 संपत्ति में जस्टी क्रीक रेलवे नामक एक संकीर्ण गेज रेलमार्ग शामिल है, जो लगभग 2 मील 3.2 किलोमीटर लंबा है, जिसमें एक ट्रेन स्टेशन और पानी का टॉवर शामिल है, जिसे लेसेटर ने पूर्व डिज्नी एनिमेटर वार्ड किम्बॉल से खरीदा था। 56 उनके निवास में एक स्विमिंग पूल है, जिसमें एक आलसी नदी है जो एक गुफा से होकर गुजरती है। 57 लेसेटर के पास 1000 से अधिक हवाईयन शर्ट का संग्रह है और वह हर दिन एक शर्ट पहनते हैं। 57 लेसेटर क्लासिक कारों का भी संग्रह करते हैं, जैसे कि एक काली 1952 जगुआर XK 120। 58 2 मई 2009 को लेसेटर को पेपरडाइन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली। 15 जहां उन्होंने दीक्षांत भाषण दिया। उनके प्रभावों में वॉल्ट डिज्नी, चक जोन्स, फ्रैंक कैप्रा, हयाओ मियाजाकी और प्रेस्टन स्टरगेस शामिल है। 59 लेसेटर की पसंदीदा फिल्म वॉल्ट डिज्नी की डम्बो। नियोजित फीचर के लिए क्रू को एक साथ लाते समय लेसेटर ने कंप्यूटर उद्योग में कुछ संपर्क बनाए थे। उनमें से लुकासफिल्म कंप्यूटर ग्राफिक्स ग्रुप में एलवी रे स्मिथ और एड कैटमुल भी थे। नौकरी से निकाले जाने के बाद, और यह जानकर उदास महसूस करते हुए कि डिज्नी के साथ उनका रोजगार जल्द ही समाप्त होने वाला था। 33 40 लेसेटर ने नवंबर 1983 में लॉन्ग बीच के क्वीन मैरी में एक कंप्यूटर ग्राफिक्स सम्मेलन का दौरा किया, जहां उन्होंने कैटमुल से फिर से मुलाकात की और बातचीत की। 45 कैटमुल ने द ब्रेव लिटिल टोस्टर के बारे में पूछताछ की, जिसके बारे में लेसेटर ने बताया कि उसे बंद कर दिया गया है। 33 40 लुकासफिल्म में अपने अनुभव से कैटमुल ने माना कि लेसेटर बस परियोजनाओं के बीच में थे, क्योंकि हॉलीवुड स्टूडियो ने पारंपरिक रूप से कर्मचारियों को तब निकाल दिया है जब उनके पास उन्हें व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त प्रोडक्शन नहीं होते हैं। 45 जिस एकमात्र कंपनी में वह काम करना चाहता था, उससे निकाले जाने से अभी भी हताश, लेसेटर कैटमुल को यह बताने की ताकत नहीं जुटा पाया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। 45 कैटमुल ने बाद में उस दिन स्मिथ को फोन किया और बताया कि लेसेटर डिज्नी में काम नहीं कर रहा था। स्मिथ ने कैटमुल से कहा कि वह फोन बंद कर दे और लेसेटर को अभी काम पर रख ले। 45 लेसेटर तुरंत कैटमुल और उनके सहयोगियों के साथ स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए सहमत हो गए और दिसंबर 1983 में एक सप्ताह के लिए उनके साथ एक प्रोजेक्ट पर जुड़ गए, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पहली कंप्यूटर एनिमेटेड शॉर्ट द एडवेंचर्स ऑफ आंद्रे एंड वैली बी बनी, जिसका उद्देश्य यह साबित करना था कि कंप्यूटर पर चरित्र एनिमेशन करना संभव है। वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर टेस्ट पर अपने काम के बाद लेसेटर ने मान लिया कि सीजीआई वातावरण में हाथ से तैयार किए गए चरित्र ही एकमात्र तरीका था, लेकिन कैटमुल ने जोर देकर कहा कि यह किया जा सकता है, बस किसी ने पहले ऐसा करने का प्रयास नहीं किया था। क्योंकि कैटमुल को एनिमेटरों को काम पर रखने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें इंटरफेस डिजाइनर की उपाधि दी गई। 37 कोई नहीं जानता था
कि यह क्या था, लेकिन उन्होंने बजट बैठकों में इस पर सवाल नहीं उठाया। 23 लेसेटर ने 1984 के वसंत में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में लुकासफिल्म में बहुत समय बिताया, जहां उन्होंने कैटमुल और कंप्यूटर विज्ञान शोधकर्ताओं की उनकी टीम के साथ मिलकर काम किया। 33 41 लेसेटर ने उनके कुछ सॉफ्टवेयर का उपयोग करना सीखा और बदले में उन्होंने कंप्यूटर वैज्ञानिकों को फिल्म निर्माण, एनिमेशन और कला के बारे में सिखाया। 41 शॉर्ट लुकासफिल्म में आने से पहले लेसेटर ने जितनी कल्पना की थी, उससे कहीं ज्यादा क्रांतिकारी साबित हुई। उनका मूल विचार केवल कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि बनाना था, लेकिन अंतिम शॉट में सब कुछ कंप्यूटर एनिमेटेड था, जिसमें पात्र भी शामिल थे। 2008 में मैकवर्ल्ड आई वर्ल्ड में एप्पल के सीडीओ जॉनी आइव के साथ लेसेटर 1984 की गर्मियों में साइग्राफ में लघु सीजीआई फिल्म प्रस्तुत किए जाने के बाद लेसेटर हाइप्रियन पिक्चर्स में द ब्रेव लिटिल टोस्टर का निर्देशन करने की उम्मीद के साथ लॉस एंजिल्स लौट आए। 45 उन्हें जल्द ही पता चला कि फंडिंग में गिरावट आई है और उन्होंने कैटमुल को बुरी खबर दी। 45 कैटमुल ने नौकरी की पेशकश के साथ वापस बुलाया और लेसेटर अक्टूबर 1984 में एक पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में लुकासफिल्म में शामिल हो गए और बे एरिया में चले गए। 45 उसके बाद उन्होंने यंग शर्लक होम्स पर विशेष प्रभावों पर आईएलएम के साथ काम किया। 38 जहां उन्होंने पहला पूरी तरह से कंप्यूटर जनरेटेड फोटोरियलिस्टिक एनिमेटेड कैरेक्टर बनाया। 39 लेसेटर और कैटमुल का सहयोग, जो 30 साल से अधिक समय तक चला, अंततः टॉय स्टोरी 1995 में परिणत हुआ, जो पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म थी। इसके अतिरिक्त लेसेटर ने THX के रोबोट शुभंकर टेक्स का निर्माण किया। उन्होंने 1996 में स्वतंत्रता दिवस की मूल नाटकीय रिलीज के साथ अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। तब से टेक्स कुछ THX ट्रेलरों में दिखाई दिया है। 40 जॉर्ज लुकास के आर्थिक रूप से अपंग तलाक के कारण उन्हें लुकासफिल्म कंप्यूटर ग्राफिक्स को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समय इसका नाम बदलकर पिक्सर ग्राफिक्स ग्रुप कर दिया गया था, जिसकी स्थापना स्मिथ और कैटमुल ने की थी, जिसमें लेसेटर संस्थापक कर्मचारियों में से एक थे। 41 इसे 1986 में एप्पल के सहसंस्थापक स्टीव जॉब्स के साथ बहुसंख्यक शेयरधारक के रूप में एक अलग निगम के रूप में अलग कर दिया गया था। अगले 10 वर्षों में पिक्सर एक कंप्यूटर कंपनी से विकसित हुआ जो एनिमेशन का काम एक एनिमेशन स्टूडियो में करती थी। लेसेटर ने कार्यकारी निर्माता के रूप में पिक्सर की सभी फिल्मों और संबंधित परियोजनाओं की देखरेख की। टॉय स्टोरी के साथ साथ उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ए बग्स लाइफ 1998, टॉय स्टोरी 2 1999, कार्स 2006 और कार्स 2 2011 का भी निर्देशन किया। उन्होंने 2 अकादमी पुरस्कार जीते हैं, एनिमेटेड लघु फिल्म टिन टॉय के लिए, साथ ही एक विशेष उपलब्धि पुरस्कार टॉय स्टोरी भी। 8 लेसेटर को 4 अन्य अवसरों पर नामित किया गया है एनिमेटेड फीचर की श्रेणी में, मॉन्स्टर्स इंक 2001 और कार्स दोनों के लिए, टॉय स्टोरी के लिए मूल पटकथा श्रेणी में और लक्सो जूनियर 1986 के लिए एनिमेटेड लघु श्रेणी में, जबकि लघु निक नैक 1989 को टेरी गिलियम द्वारा सभी समय की 10 सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। 42 2008 में उन्हें विंसर मैक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेविड एलिसन, जन्म 9 जनवरी 1983, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, पूर्व अभिनेता और स्काईरांस मीडिया के संस्थापक और CEO है। वह अरबती और ओरेकल कॉरपोरेशन के सहसंस्थापक लैरी एलिसन के बेटे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेविड एलिसन का जन्म कैलिफोर्निया के सांता क्लारा काउंटी में हुआ था। वह अरबती ओरेकल कॉरपोरेशन के सहसंस्थापक और अध्यक्ष लैरी एलिसन और उनकी पूर्व पत्नी बारबरा बूथ एलिसन के बेटे हैं। उनके पिता इतालवी और यहूदी विरासत के हैं। 1 डेविड ने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। 2 3 उनकी एक बहन, फिल्म निर्माता मेगन एलिसन है,
जिन्होंने अन्नपूर्णा पिक्चर्स की स्थापना की। एक आजीविका। एलिसन स्काईडांस मीडिया के सीईओ और संस्थापक है। कंपनी की फिल्मों में मिशन इम्पॉसिबल, फॉलआउट, एनिहिलेशन, वर्ल्ड वॉर जेड, ट्रू ग्रिट, जैक रीचर, स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस, स्टार ट्रेक बियॉन्ड शामिल है। एलिसन को 2010 के लिए वैरायटी की डीलमेकर सूची में नामित किया गया था। 4 और 2011 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में। 5 एक अभिनेता के रूप में एलिसन ने फ्लाई बॉयज, लिटिल फिश, स्ट्रेंज पॉन्ड और होल इन वन फिल्मों में अभिनय किया है। एलिसन की कंपनी स्काईडांस मीडिया ने 2013 में अपने टेलीविजन डिवीजन की शुरुआत के साथ विस्तार किया। उन्होंने अल्टर्ड कार्बन और ग्रेस एंड फ्रेंकी जैसे शो का कार्यकारी निर्माण किया है। 2014 में एलिसन ने पुरुषों के कपड़ों की एक नई लाइन लॉन्च की, जिसे लनाई कलेक्शन कहा गया। 6 2017 में एलिसन ने स्पेन के इलियन एनिमेशन स्टूडियो के साथ साझेदारी में स्काईडांस एनिमेशन को लॉन्च करने में मदद की। 7 2018 में उन्होंने घोषणा की कि स्काईडांस मीडिया ने टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। 8 जनवरी 2024 में यह बताया गया कि एलिसन पैरामाउंट ग्लोबल की मूल कंपनी नेशनल एम्यूजमेंट को शेरी रेडस्टोन से खरीदने में रुचि रखते थे। 9 व्यक्तिगत जीवन। एलिसन एक लाइसेंस प्राप्त पायलट है, जिनके पास हेलीकॉप्टर एविएशन, एरोबेटिक्स, कमर्शियल एविएशन, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग है। 2003 में 20 वर्ष की आयु में उन्हें ईए एयरवेंचर ओशकोश में सीन डी टकर की स्टार्स ऑफ टुमारो एरोबेटिक टीम के हिस्से के रूप में प्रदर्शन करने के लिए चुना गया था। 10 एलिसन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और टेलीविजन अकादमी के सदस्य है। 11 उन्होंने 1 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में अभिनेत्री और गायिका सैंड्रा लिन मोडिक से शादी की। लिंडा वुलवर्टन, जन्म 19 दिसंबर 1952, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, नाटककार और उपन्यासकार है, जिनकी सबसे प्रमुख कृतियों में कई प्रशंसित डिज्नी फिल्मों और मंच संगीत की पटकथाएं और किताबें शामिल है। वह डिज्नी ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 के लिए एक एनिमेटेड फीचर लिखने वाली पहली महिला है, एक जो कि सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली एनिमेटेड फिल्म भी है। उन्होंने द लायन किंग 1994 की पटकथा का सहलेखन भी किया, मुलान 1998 के लिए अतिरिक्त कहानी सामग्री प्रदान की और अपनी ब्यूटी एंड द बीस्ट पटकथा को फिल्म के ब्रॉडवे रूपांतरण की पुस्तक में रूपांतरित किया, जिसके लिए उन्हें टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला और उन्होंने ओलिवियर पुरस्कार जीता। 2-3 उनके हालिया काम में एलिस इन वंडरलैंड 2010 और मेल्फिसेंट 2014 की पटकथाएं शामिल है, जो दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलताएं रहीं। पूर्व ने उन्हें एक ऐसी फिल्म पर एकमात्र लेखन क्रेडिट वाली पहली महिला पटकथा लेखक बना दिया जिसने $1 बिलियन की कमाई की। 4 इसके बाद उन्होंने उन दोनों फिल्मों के सीक्वल की पटकथाएं लिखी, एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास 2016 और मेल्फिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल 2019। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वुलवर्टन का जन्म 1952 में लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में हुआ था। बचपन में उन्होंने स्थानीय बच्चों के थिएटर में अभिनय करना शुरू किया, जिसे उन्होंने दर्दनाक बचपन के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने 1969 में स्कूल के थिएटर कार्यक्रम में सम्मान के साथ हाई स्कूल से स्नातक किया। उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, लॉन्ग बीच में भाग लिया। 1973 में थिएटर आर्ट्स में बीएफए के साथ स्नातक किया। कॉलेज स्नातक होने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, फुलरटन में भाग लिया। उन्होंने 1979 में बच्चों के लिए थिएटर में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। 5 आजीविका। पहला काम। अपनी मास्टर डिग्री पूरी होने पर वुलवर्टन ने बच्चों की अपनी थिएटर कंपनी बनाई। उन्होंने पूरे कैलिफोर्निया में चर्चों, मॉल्स,
स्कूलों और स्थानीय थिएटरों में लेखन, निर्देशन और प्रदर्शन किया। उन्होंने 1979 में एक रचनात्मक नाटक प्रशिक्षक के रूप में भी काम करना शुरू किया। 1980 में उन्होंने सीबीएस के लिए एक सचिव के रूप में काम करना शुरू किया, जहां वह अंततः बच्चों और देर रात के प्रोग्रामिंग दोनों पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक प्रोग्रामिंग कार्यकारी बन गईं। अपने लंच ब्रेक के दौरान वुलवर्टन ने अपना पहला उपन्यास युवा वयस्क स्टार विंड लिखा। 1984 में अपनी नौकरी छोड़ने और एक स्थानापन्न शिक्षक के रूप में काम करना शुरू करने के बाद उन्होंने अपना दूसरा उपन्यास युवा वयस्क रनिंग बिफोर द विंड लिखा। 6 क्रमशः 1986 और 1987 में जारी, दोनों को ह्यूटन मिफलिन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस दौरान वुलवर्टन ने बच्चों के टेलीविजन शो के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। 1986 से 1989 तक उन्होंने स्टार वार्स, इवोक, डेनिस द मेनेस, द रियल घोस्टबस्टर्स, द बेरेनस्टेन बियर, माई लिटिल पोनी और चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स जैसी एनिमेटेड सीरीज के लिए एपिसोड लिखे। 5 एनिमेटेड टेलीविजन शो के लिए लिखने से थक जाने के बाद उन्होंने डिज्नी के थिएट्रिकल एनिमेशन स्टूडियो के लिए काम करने में रुचि व्यक्त की, लेकिन उनके एजेंट ने उन्हें हतोत्साहित किया, जिन्होंने आकलन किया कि वह तैयार नहीं थीं। इससे सहमत नहीं होने पर वुलवर्टन बर्बैंक, कैलिफोर्निया में डिज्नी कार्यालयों में गई और एक सचिव को रनिंग बिफोर द विंड की एक प्रति दी और उससे कहा कि इसे किसी को पढ़ने के लिए दें। 6 डिज्नी के लिए काम करता है। वुलवर्टन को डिज्नी फीचर एनिमेशन की ब्यूटी एंड द बीस्ट की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। इस प्रकार वह स्टूडियो के लिए एनिमेटेड फीचर लिखने वाली पहली महिला बन गईं। 1985 से 1988 की शुरुआत तक लेखकों की 2 अलग-अलग टीमों ने जीन मैरी ले प्रिंस डी ब्यूमोंट की कहानी को एक फीचर फिल्म में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वुलवर्टन ने कहानी में अपने विचारों को शामिल करके सफलता हासिल की, जैसे कि नायक को किताबी कीड़ा बनाना। 1991 में रिलीज होने पर ब्यूटी एंड द बीस्ट को सार्वभौमिक प्रशंसा मिली। यह सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली एनिमेटेड फिल्म बन गई और सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, संगीतमय या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। ब्यूटी एंड द बीस्ट की सफलता ने वुलवर्टन को डिज्नी के साथ कई परियोजनाओं में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1993 में रिलीज हुई लाइव एक्शन फिल्म होमवर्ड बाउंड द इनक्रेडिबल जर्नी की पटकथा का सहलेखन किया और 1992 में रिलीज हुई अलादीन की प्री प्रोडक्शन स्टोरी डेवलपमेंट में मदद करके और 1994 में रिलीज हुई द लॉयन किंग की पटकथा का सहलेखन करके डिज्नी एनिमेशन के साथ फिर से काम किया। अलादीन और द लॉयन किंग दोनों ही आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस हिट रहीं। इस दौरान उन्होंने अपनी ब्यूटी एंड द बीस्ट की पटकथा को ब्रॉडवे म्यूजिकल में भी रूपांतरित किया, जिसे 1994 में आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिसके कारण उन्हें म्यूजिकल में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ नए म्यूजिकल के लिए ओलिवियर पुरस्कार जीता। 2-3 उन्होंने 1998 में रिलीज हुई मुलान के लिए अतिरिक्त कहानी सामग्री प्रदान की और स्टेज म्यूजिकल आयरा की पुस्तक का सहलेखन किया, जिसे 2000 में ब्रॉडवे पर आलोचकों की प्रशंसा के साथ खोला गया। 2007 में उन्होंने एक पटकथा पूरी की, जिसमें लुईस कैरोल के एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड की एक बूढ़ी एलिस कई सालों से उसके दिमाग में चल रहे एक विचार से वंडरलैंड लौटती है। उन्होंने पटकथा को निर्माता सुजैन टॉड, जेनिफर टॉर और जो रोथ को प्रस्तुत किया, जो इसे डिज्नी ले गए। स्टूडियो ने तुरंत इस परियोजना को स्वीकार कर लिया और निर्देशन के लिए टिम बर्टन को जोड़ दिया। 2010 में रिलीज हुई एलिस इन वंडरलैंड ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे वुलवर्टन पहली महिला पटकथा लेखक बन गई, जिन्होंने $1 बिलियन की कमाई करने वाली फिल्म पर एकमात्र लेखन क्रेडिट प्राप्त किया। 2010 में डिज्नी ने उन्हें मेल्फिसेंट की पटकथा लिखने के लिए आमंत्रित किया, जो कि एनिमेटेड फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी की मुख्य खलनायक के दृष्टिकोण से पुनर्कथन है। ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरह यह फिल्म तब तक विकास नरक में थी जब तक
कि वुल्वर्टन को इसे लिखने के लिए नहीं जोड़ा गया। बाद में उन्होंने कहानी के अपने संस्करण को एक पूर्ण पुनराविष्कार, न कि केवल उसी कहानी का पुनर्कथन के रूप में वर्णित किया। 9. मेल्फिसेंट 2014 में रिलीज हुई थी। 10. 11. इसके बाद उन्होंने उन दोनों फिल्मों के सीक्वल की पटकथाएं लिखी, एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास 2016 और मेल्फिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल 2019। 12. 13. अन्य कार्य। वुल्वर्टन ने ब्रॉडवे म्यूजिकल लेस्टेट की पुस्तक लिखी, जो एनी राइस द्वारा द वैम्पायर क्रॉनिकल्स का एक रूपांतरण है, जिसका 2005 में सैन फ्रांसिस्को में प्री-डेब्यू हुआ और यह शहर के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाला प्री ब्रॉडवे नाटक बन गया। म्यूजिकल का ब्रॉडवे पर 2006 में उद्घाटन हुआ। उन्होंने 2007 में रिलीज हुई नेशनल ज्योग्राफिक थिएट्रिकल डॉक्यूमेंट्री फिल्म आर्कटिक टेल की वर्णन पटकथा का सहलेखन किया। 2014 में उन्होंने घोषणा की कि वह एक टेलीविजन श्रृंखला के लिए एक पायलट पिच कर रही है। 14, 15, 16 बाद में यह घोषणा की गई कि लाइफटाइम ने वुल्वर्टन के साथ श्रृंखला के कार्यकारी, निर्माता और पायलट एपिसोड के लेखक के रूप में उपन्यास द क्लान ऑफ द केव बियर को अनुकूलित करने का फैसला किया। वुल्वर्टन की कृतियां उनकी मजबूत महिला पात्रों के लिए जानी जाती है। 19. उन्हें डिज्नी के अंदर मजबूत महिला पात्रों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण ब्यूटी एंड द बीस्ट की नायिका बेले का लेखन है। बेले एक बुद्धिमान और मजबूत युवती है, एक डिज्नी नायिका जो अपने राजकुमार के आने का इंतजार करने के अलावा कुछ और भी करती है। एक एम्पायर ने बेले को एक नारीवादी नायिका के रूप में सराहा, जो पिछले डिज्नी पात्रों की तुलना में अधिक गोल है। 20. वुल्वर्टन ने खुद कहा कि बेले ने हमें कुछ इंच आगे बढ़ाया। वह एक पाठक थी। वह दुनिया से गुजरने के लिए अपनी सुंदरता पर निर्भर नहीं थी। वह अपने राजकुमार के आने का इंतजार करने वाली पीड़ित नहीं थी। वह एक सक्रिय चरित्र थी। 21. एलिस इन वंडरलैंड में उन्होंने मुख्य पात्र एलिस किंग्सले को एक साहसी, जिज्ञासु, गैरानुरूप व्यक्तित्व दिया, जो चरित्र को विक्टोरियन समाज के मूल्यों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है और अंततः एक विश्व अन्वेषक बनने की प्रतिबद्धता को खत्म कर देता है। इसके लिए एले ने कहा, वंडरलैंड के अपने संस्करण में उन्होंने वुल्वर्टन दर्शकों को एक ऐसी महिला पात्र दी जो खुशी या व्यावसायिक सफलता के लिए किसी पुरुष पर निर्भर नहीं थी। 4. फिल्म में अपने काम का वर्णन करते हुए वुल्वर्टन ने कहा, एलिस में मेरा पूरा बिंदु यह था कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। आप किसी और के सड़क पर नहीं जा सकते। यह आपका सपना है। यह आपका जीवन है। आपको दूसरे लोगों द्वारा यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने आप को क्या बनाना है। आप खुद तय करें। 21. अपनी महिला पात्रों पर विचार करते हुए वुल्वर्टन ने कहा, मैं अपने समय में एक नारीवादी के रूप में उभरी, और जब मुझे पहली बार ब्यूटी एंड द बीस्ट करने के लिए संपर्क किया गया, तो मुझे पता था कि आप एक पुरानी डिज्नी पीड़िता नायिका नहीं कर सकते। 70 के दशक में पूरी तरह से जागृति के बाद हम महिलाओं के रूप में इसे स्वीकार नहीं करने वाले थे। कोई भी इसे स्वीकार नहीं करने वाला है। इसलिए इसने मुझे इन डिज्नी राजकुमारियों को एक अलग तरीके से देखने के मार्ग पर आगे बढ़ाया। मुझे लगता है कि आपके पास एक सशक्त संदेश होना चाहिए या आप प्रासंगिक नहीं होंगे। यदि आप इस बात से प्रासंगिक नहीं रहते हैं कि लोग कैसे हैं और महिलाएं अब जीवन को कैसे अपना रही है, तो यह सच नहीं लगेगा। 22. व्यक्तिगत जीवन। वुल्वर्टन का निर्माता ली फ्लिकर से तलाक हो चुका है, जिनसे उनकी एक बेटी है जिसका नाम कीटन है। 6. जिसका जन्म 1991 में हुआ। 23. वह लॉस एंजल्स के हैंकॉक पार्क में रहती है। 6. और उनके 2 कुत्ते हैं। 16. उनका प्रतिनिधित्व यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी द्वारा किया जाता है। राहेल जेगलर बटा जेडेलार बटा 1 जन्म 3 मई 2001। 2 एक अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका है।
वह स्टीवन स्पीलबर्ग के संगीत रूपांतरण वेस्ट साइड स्टोरी 2021 में मारिया की भूमिका निभाकर अपनी पहली फिल्म से प्रसिद्धि में आईं, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। 2023 में उन्होंने शाजम, फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में एंथिया और द हंगर गेम्स, द बैलाड ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक्स में लूसी ग्रे बेयर्ड की भूमिका निभाई। उन्होंने रोमियो प्लस जूलियट 2024 के पुनरुद्धार में जूलियट की भूमिका निभाते हुए अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। प्रारंभिक जीवन। राहेल जेगलर का जन्म 3 मई 2001 को हैकेसेक, न्यू जर्सी में जीना और क्रेग जेगलर के घर हुआ था। 3, 4, 5 उनके दादा दादी चेस्टर जोसेफ जेगलर और मॉरीन टेरेसा नी काहिल है। 6 उनका नाम टीवी सीरीज फ्रेंड्स की काल्पनिक पात्र राहेल ग्रीन के नाम पर रखा गया था। 7 उनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम जैकलिन है। 8 उनकी मां कोलंबियाई मूल की है। उनकी नानी 1960 के दशक में बैरेंक्विला, कोलंबिया से संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गई थी। 9 उनके पिता पोलिश मूल के हैं। 10, 11 अपनी जातीयता के कारण जेगलर को एक बच्चे के रूप में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। 3 जेगलर को पहली अभिनय भूमिका तब मिली जब वह 12 साल की थीं, जब उन्होंने फिडलर ऑन द रूफ के एक नाटक में शप्रिंजे की भूमिका निभाई थी। तब उन्होंने तय किया कि वह एक अभिनेत्री बनना चाहती है, इसलिए उन्होंने आवाज और अभिनय की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। 3 आजीविका। जेगलर ने हाई स्कूल में रहते हुए कई संगीत में अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत की। ब्यूटी एंड द बीस्ट 2016 में बेले, द लिटिल मरमेड 2017 में एरियल, 42वीं स्ट्रीट 2018 में डोरोथी ब्रॉक और श्रेक द म्यूजिकल 2019 में राजकुमारी फियोना की भूमिका निभाई। 13, 14 सभी 4 प्रदर्शनों के लिए उन्हें अभिनेत्री की प्रमुख भूमिका श्रेणी में मेट्रो पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 13 उनकी अन्य भूमिकाओं में लीगली ब्लोंड में सेरेना, लेस मिजरेबल्स में कॉसेट और थोरोली मॉडर्न मिल्ली में मिल्ली शामिल है। 15 उनका यूट्यूब चैनल जुलाई 2015 से सक्रिय है। 16, 17, 18 2022 तक ए स्टार इज बॉर्न से शैलो गाते हुए उनके वीडियो को ट्विटर पर 12.2 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। 19, 10 2019 में जेगलर। जनवरी 2018 में निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने वेस्ट साइड स्टोरी के एक नए फिल्म रूपांतरण के लिए ट्विटर के माध्यम से एक ओपन कास्टिंग कॉल पोस्ट किया। 20 उस समय 16 साल की जेगलर ने टुनाइट और आई फील प्रिटी गाते हुए खुद के वीडियो के साथ कास्टिंग कॉल ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने 2017 में बर्गन परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर में भूमिका निभाई थी। 21, 10 उन्हें मारिया की भूमिका के लिए 30,000 से अधिक आवेदकों में से चुना गया था, जो उनकी फिल्मी शुरुआत थी। 22 फिल्म दिसंबर 2021 में रिलीज हुई। 23 और आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा अर्जित की। 24, 25, 26 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड के लिए नामांकन मिला और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। 27, 28 जिससे वह उस श्रेणी में जीतने वाली कोलंबियाई मूल की पहली अभिनेत्री बन गई और साथ ही 20 साल की उम्र में उस श्रेणी में सबसे कम उम्र की विजेता भी बन गईं। 29 उन्होंने सुपरहीरो फिल्म शाजम, फ्यूरी ऑफ द गॉड्स 2023 में एंथिया के रूप में अभिनय किया। 30 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। 31 उन्होंने हंगर गेम्स प्रीक्वल द हंगर गेम्स, द बैलाड ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक्स के 2023 के फिल्म रूपांतरण में नायक लूसी ग्रे बेयर्ड की भूमिका निभाई। 32 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। 33 इंडीवायर के डेविड ए लरिच ने जेगलर की प्रशंसा करते हुए लिखा, वाह, वाइल्ड रो कोडेड प्रदर्शन में बिल्कुल मनोरम है, जो कि दक्षिणी साहस और चौड़ी आंखों वाले आतंक के बराबर है। यह मल्टीप्लेक्स अभिनय का चमत्कार है।
एलरिच ने उनके प्रदर्शन की बारीकियों पर भी ध्यान दिया और कहा, जेगलर जानती है। 34 इसके बाद वह काइल मूनी की निर्देशन वाली पहली फिल्म Y2K में दिखाई दी, जिसे A24 द्वारा निर्मित किया गया था। 35 जो 2024 में साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल में शुरू हुई और 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। 36 जेगलर ने विलियम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट के संगीत रूपांतरण में जूलियट की भूमिका निभाकर ब्रॉडवे की शुरुआत की, जिसका निर्देशन सैम गोल्ड ने किया और संगीत जैक एंटोनॉफ ने दिया। 37 प्रदर्शन 26 सितंबर 2024 से 16 फरवरी 2025 तक चलने वाले हैं। 38 वह विक्की जेनसन द्वारा निर्देशित एनिमेटेड संगीत में फिल्म स्पेलबाउंड में मुख्य किरदार को आवाज देंगी, जिसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। 40 वह स्नो व्हाइट में भी मुख्य किरदार निभाएंगी, जो 1937 की एनिमेटेड डिज्नी फिल्म का लाइव एक्शन रूपांतरण है, जिसे 2025 में रिलीज किया जाना है। मीडिया में 2021 में जेगलर को द रिंगर के द बिग पिक्चर पॉडकास्ट की 35 से कम उम्र के शीर्ष 35 अभिनेताओं की सूची में 34वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था। 43 वह फोर्ब्स 30 अंडर 30 वर्ग की 2022 सूची में शामिल है। 44 इसके अलावा 2021 में एपी एंटरटेनमेंट ने उन्हें 2021 के ब्रेकथ्रू एंटरटेनर्स में से एक के रूप में नामित किया। 45 वह स्टीफन सोंडाइम के सम्मान में 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स के इन मेमोरियम सेगमेंट का हिस्सा थीं, जिसमें बेन प्लैट, सिंथिया एरिवो और लेस्ली ओडम जूनियर भी शामिल थे। 46 उन्हें शुरू में वेस्ट साइड स्टोरी में शामिल अपने सहयोगियों का समर्थन करने के लिए 2022 के 94वें अकादमी पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसे सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए थे। 47 मीडिया में कथित उपेक्षा पर कुछ विवाद के बाद 48 अकादमी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुतकर्ता बनने के लिए आमंत्रित किया। 51 व्यक्तिगत जीवन फरवरी 2021 में जेगलर और अभिनेता जोश एंड्रेस रिवेरा ने पुष्टि की कि वे डेटिंग कर रहे थे। दोनों की मुलाकात वेस्ट साइड स्टोरी के सेट पर हुई थी और बाद में द हंगर गेम्स, द बेलाड ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक्स में साथ काम किया। 52 जेगलर बारबरा स्ट्रीसंड को अपने प्राथमिक प्रभावों में से एक मानती है। 53 2021 में स्ट्रीसन ने जेगलर को अपने एल्बम रिलीज मी 2 की एक प्रति और स्ट्रीसन फ्रॉम ए टू जेड नामक पुस्तक की एक प्रति भेजी, साथ ही एक नोट भी लिखा आर के लिए बी से, जिस पर जेगलर ने जवाब दिया, ऐसा कोई तरीका नहीं है जो वास्तविक हो। 55 जेगलर टेलर स्विफ्ट के भी प्रशंसक है। 56 राजनीतिक दृष्टिकोण जेगलर ने 2021 से इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन किया है। जनवरी 2024 की इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने लोगों से इजरायल-हमास युद्ध के दौरान गाजा में युद्धविराम का समर्थन करने के लिए सरकारी नेताओं पर दबाव डालने का आग्रह किया। उस अगस्त में उन्होंने ट्वीट किया, और हमेशा याद रखें, मुक्त फिलिस्तीन सिख। 58 नवंबर 2024 में जेगलर ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों की आलोचना की, दावा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गहरी बीमारी है और ट्रंप पर हमारे लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप लगाया। 59 उन्होंने यह भी लिखा, ट्रंप के समर्थक और ट्रंप के मतदाता और ट्रंप खुद कभी शांति न पाए। 60 बाद में उन्होंने नकारात्मक प्रवचन में योगदान देने के लिए माफी मांगी। तो दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो इसे भी 22 नवंबर 2024 को रिलीज़ कर दिया जाएगा 109 मिनट के रनिंग लेंथ के साथ, और इसे मेन बेस इंग्लिश में बनाया गया है। बाकी आप इसे मल्टीपल लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर। स्पेशली ये किड्स के लिए रहने वाली है। बाकी एनिमेटेड मूवी यदि आप देखना पसंद करते हो तो आपके लिए बेस्ट यूज रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।